हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग परिवहन तथा संचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग फिर से परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो पूर्व के अध्याय पढ़े हैं उनमें हम लोगों ने परिवहन और संचार को देखा है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्थान पर सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। ऐसे में वस्तुओं को अन्य स्थानों से आयात किया जाता है। तो हम लोग वस्तुओं को परिवहन के साधनों के माध्यम से आयात करते हैं। परिवहन जो है वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। परिवहन जो है सेवा क्षेत्र का व्यवसाय है, यानी कि एक तृतीयक व्यवसाय है। परिवहन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाता है और जहां से ये उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती हैं। अगर हम आज से 300 साल पहले की बात करें, 250 या 300 साल पहले की बात करें, तो उस समय संचार के साधन परिवहन पर डिपेंड थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती गई वैसे वैसे संचार के साधन जो थे परिवहन से पृथक होते गए हैं। मान लेते हैं आज से 300 साल पहले का समय है और उस समय कोई शासक जो है उसे अपना संदेश भेजना है। तो उस समय के शासक क्या करते थे, संदेश को भेजने के लिए अपने संदेशवाहक जो होते थे वो घुड़सवार या फिर जो बैलगाड़ी वाले हैं उनके जरिए अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। उस समय साधन जो थे संचार के वो परिवहन पर ही डिपेंड थे। लेकिन जब तकनीकी प्रगति हुई है तो तकनीकी प्रगति होने के साथ संचार के साधन जो थे परिवहन से पृथक हो गए हैं और आज के समय में अब ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तभी कम्युनिकेशन होगा, तभी संचार होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग फ़ोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए या फिर पत्र इत्यादि के जरिए हम लोग संचार कायम कर सकते हैं। संचार से हमें क्या है, संचार से हम लोग अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों तक कर सकते हैं और उनके विचारों से हम लोग अवगत हो सकते हैं। मानव जो है विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भिन्न विधियों का प्रयोग करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो परिवहन के साधन या परिवहन की जो विधाएं हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, परिवहन के यहाँ पे 3 साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन और इसमें रोपवे शामिल हैं। वहीं जल में अंतःस्थलीय और सागरीय व महासागरीय मार्ग इसमें आ जाते हैं। वायु में राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन की। प्राचीन काल से ही स्थल परिवहन जो है परिवहन का महत्वपूर्ण साधन रहा है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में आपके प्राचीन काल से ही स्थल परिवहन का महत्व रहा है। आप लोग देखेंगे प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको सड़कों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वहाँ पे पक्की सड़कें हुआ करती थी और जो कि 90 डिग्री पर काटती थी, एक दूसरे को काटती थी। तो भारत में मार्गों और कच्ची सड़कों का जो उपयोग है परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। भारी मात्रा में सामानों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पक्की सड़कों और रेल मार्गों का विकास किया गया है। वर्तमान समय में जब तकनीकी प्रगति हुई है तो केबल मार्ग और पाइपलाइनें इनका भी विकास हुआ है। केबल मार्ग का उपयोग हम लोग उन स्थानों पर करते हैं जो कि दुर्गम स्थान है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं जहां पर हम लोग सड़कें या फिर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते हैं, वहां पर हम लोग केबल मार्ग का प्रयोग करते हैं। पाइपलाइनों के जरिए हम लोग किसी पदार्थ को द्रवित अवस्था में कन्वर्ट करके, तरल अवस्था में कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। तो सबसे पहले स्थल परिवहन में बात करते हैं सड़क परिवहन की। तो जैसा कि हमने बताया था कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही हमारे यहाँ सड़क निर्माण की परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में विभिन्न शासन कालों में सड़कें बनती रही हैं। सबसे बड़ी जो लंबी सड़क बनी है वो मध्यकाल में आकर बनी है, जो कि एक पक्की सड़क थी और जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने बंगाल की सोनार घाटी को सिंधु घाटी यानी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। बाद में इस राजमार्ग का नाम ब्रिटिश शासन के दौरान चेंज कर दिया गया है, फिर से इसको पुनः नामित कर दिया गया, फिर से इसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड यानी जिसको जीटी रोड कहा जाता है उसमें चेंज कर दिया गया है। आज़ादी के बाद जीटी रोड का नाम फिर से चेंज किया गया है और इस जीटी रोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2। यानी राष्ट्रीय महामार्ग एक जो है दिल्ली से अमृतसर तक है और राष्ट्रीय महामार्ग 2 है दिल्ली से कोलकाता तक है। फिर से जो है अभी वर्तमान की बात करें तो पुणे 2019-20 में राष्ट्रीय महामार्ग 1 को राष्ट्रीय महामार्ग 44 का हिस्सा बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग 44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो कि दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक है, इसका नाम चेंज करके इसको राष्ट्रीय महामार्ग 19 कर दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, अक्सर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि जीटी रोड को नेशनल हाईवे नंबर कौन सा दिया गया है।
तो यहाँ पर आज भी पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो आप लोग बता देंगे नेशनल हाईवे नंबर 1 या नेशनल हाईवे नंबर 2 में डिवाइड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे आज भी लेटेस्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट वाला जो डेटा है वो नहीं पूछा जाता है, अभी भी पुराना डेटा पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर 2023-24 के आंकड़े रखे हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो 2023-24 के आंकड़े हैं, इनके अनुसार भारत में लगभग 66.71 लाख किलोमीटर सड़क जाल है, जो कि यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यानी हमारे भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों के द्वारा लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आधुनिक प्रकार से सड़क परिवहन का जो पहला प्रयास है 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया है। हालांकि उस समय जो रजवाड़े हैं और जो ब्रिटिश सरकार है उसके बीच क्रियान्वयन या समन्वय नहीं हो पाने की वजह से इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद फिर से प्रयास किया गया है। आज़ादी के पश्चात भारत में सड़कों की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई है। फिर भी आप लोग देखते हैं कि ये सड़क योजना लाने के बाद भी सड़कों का जो संकेंद्रण था वो नगरों और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहा। निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को जो है राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट आंकड़ा दिया गया है। यहाँ पर सड़कों की विभिन्न श्रेणियों की लंबाई यहाँ पर दी गई है कि किस किस में कितनी कितनी लंबाई है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वर्तमान समय में जो 2023-24 का डेटा है उसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,145 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग जो है 1,79,535 किलोमीटर लंबे हैं और अन्य सड़कें जो हैं 63,45,403 किलोमीटर लंबी हैं। यहाँ पर रोड नेटवर्क दिखाया गया है कि नेशनल हाईवे आपका जो रोड नेटवर्क है उसका 2% होल्ड करते हैं। स्टेट हाईवे जो है आपका टोटल जो रोड नेटवर्क है उसका 3% होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय महामार्ग की। देखिए राष्ट्रीय महामार्ग प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बनवाती है और वही इनका रखरखाव करती है, तो इन्हें राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जाना जाता है। इन सड़कों का जो उपयोग है अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए, सामरिक क्षेत्रों और रक्षा सामग्री या सेना के आवागमन के लिए इनका प्रयोग होता है और ये पूरे वर्ष ओपन रहती हैं, ये किसी भी समय आपको बंद नहीं मिलेंगी। राष्ट्रीय महामार्गों की जो लंबाई है 1951 में 19,700 किलोमीटर थी, जो कि 2024 में बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर ये हो गई है। जैसा कि हमने बताया था कि राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई जो है पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, किंतु ये सड़कें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि ये सड़क यातायात के लगभग 40% भाग का ये वहन करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसे तो अगर रोड नेटवर्क में देखें तो आपके नेशनल हाईवे का योगदान मात्र 2% का है, लेकिन फिर भी अगर हम भार वहन करने में देखें, सड़क परिवहन में देखें तो ये 40% भाग वहन करती हैं। राष्ट्रीय महामार्गों के विकास और रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में की गई थी। ये जो है NHAI जो है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे जो अधिक लंबाई जो है ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई किस राज्य में पड़ती है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। ये भी यहाँ पर दिसंबर 2022 तक का डेटा है। इसके बाद यूपी, राजस्थान और MP ये क्रम से दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाओं के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे हैं ये कुल सड़क नेटवर्क का 2% है, जबकि भार वहन करने के मामले में 40% भार अकेले वहन करते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की अवसंरचना का अहम योगदान होता है। तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल हाईवे वगैरह हैं ये नेशनल हाईवे सेवाओं को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में अहम रोल रखते हैं। जितनी ज़्यादा फास्ट मोबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत कुल 7 चरण हैं। इसके पहले चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसको वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया, जिसमें देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये शामिल हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, इन 4 महानगरों को यहाँ पर 4 और 6 लेन वाली सड़क के द्वारा जोड़ने की योजना है, जो कि 5,840 किलोमीटर लंबा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन कौन से महानगर शामिल किए गए हैं। तो इसमें 4 शामिल हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और इसकी लंबाई जो है 5,840 किलोमीटर है।
दूसरे चरण में यहाँ पर 2 गलियारे हैं, पहला है पूर्व पश्चिम और दूसरा है उत्तर दक्षिण। इनका निर्माण करने की योजना है। पूर्व पश्चिम गलियारे का उद्देश्य जो है असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग के द्वारा जोड़ना है। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जो है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जिसमें कि कोच्चि, सेलम, पर्वत स्कंद सहित ये सब शामिल हैं, इसको 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग के द्वारा जोड़ना है। ये दोनों जो गलियारे हैं ये आपस में, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो गलियारे हैं आपस में झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ये कई बार पूछा भी गया है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे किस शहर में एक दूसरे को काटते हैं। ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। इसके बाद है आपके राज्य महामार्ग। इन मार्गों का जो निर्माण और अनुरक्षण का कार्य है ये राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं और ये मार्ग जो है राष्ट्रीय महामार्गों से भी जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का जो है 3% भाग आता है। इसके बाद आपकी आ जाती हैं जिला सड़कें। देखिए ये सड़कें जो है जिला मुख्यालयों और जिले के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं इनके बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 10% भाग इसके अंतर्गत आता है। फिर है आपकी ग्रामीण सड़कें। देखिए भारत की जो कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 70% हिस्सा है वो ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी हमारे यहाँ पर ग्रामीण सड़कों का जो रेशियो है वो सड़क नेटवर्क में ज़्यादा है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में जो प्रादेशिक विषमता पाई जाती है इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भूभाग है उसकी प्रगति में भिन्नता पाई जाती है। कहीं कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पे पठार है। इस वजह से हमारे यहाँ जो ग्रामीण सड़कों का घनत्व है वो आप लोग देखेंगे मैदानी भागों में ज़्यादा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये घनत्व कम देखने को मिलता है। अन्य प्रकार की सड़कों में फिर अन्य सड़कें आ जाती हैं जिनके अंतर्गत सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। मई 1960 में भारत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। इसको जो है देश की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें हैं इनके निर्माण और विकास के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यानी इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो बॉर्डर इलाके में जो सड़क वगैरह हैं उनको बनाने के लिए, उनके रखरखाव के लिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसने जो है अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। अब यहाँ पर इसके कुछ कुछ काम यहाँ पे बताए गए हैं। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने और उनका अनुरक्षण करने के साथ साथ जो ब्रो है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों से बर्फ हटाने की जिम्मेदारी ये भी संभालता है। आप लोगों ने अटल टनल का नाम सुना होगा जो कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये ब्रो के द्वारा बनाई गई है और ये सुरंग जो है पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग जो है हिमालय की पीरपंजल पर्वतमाला में स्थित है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है 3000 मीटर ऊंचाई पर यह बनी हुई है। यह जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर बनाई गई है। यानी जो अटल टनल है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। अब यहां पर नोट में भारतमाला परियोजना के बारे में बात की गई है। देखिए यह परियोजना जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत स्टार्ट की गई है और एक ये व्यापक कार्यक्रम है। इसके पहले चरण की स्टार्टिंग जो है 2017 में की गई थी और इसे 2022 तक पूरा किया जाना था। इसके अंतर्गत जो लक्ष्य शामिल हैं उस लक्ष्य यहाँ बताए गए हैं कि तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास या फिर सीमावर्ती भागों और छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है। पिछड़े इलाकों, धार्मिक, पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना है। इससे पहले एक योजना और स्टार्ट की गई थी, वो योजना थी सेतु भारतम परियोजना जो कि 4 मार्च 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत 1500 बड़े पुलों और 208 रेल ओवर ब्रिज या रेल अंडरपास का निर्माण करना था। ये परियोजना भी इसमें शामिल कर ली गई। इसके अलावा लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय जोड़ने की योजना भी इसमें है। स्थल परिवहन की अगली विधा आ जाती है रेल परिवहन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हित को पूरा करने के लिए किया था, लेकिन बाद में ये देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, देश में आर्थिक विकास करने के लिए एक प्रमुख जरिया बना। महात्मा गांधी ने रेलवे के बारे में कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारत में रेलवे की जो स्टार्टिंग है ये लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले 1853 में रेलवे लाइन की स्थापना के साथ इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। यानी आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में रेलवे की जो स्थापना है किसके काल में की गई। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई। हमारे यहाँ पर सबसे पहले रेल कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई और ये मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई थी। अब देखिए ये तो हमारे भारत में बात होगी, पश्चिम भारत की बात हो गई। ऐसे ही पूर्वी भारत की बात करें
तो पूर्वी भारत में भारत की जो पहली यात्री गाड़ी है वो 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशनों के बीच चलाई गई। दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन जो है 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेल कंपनी ने स्टार्ट की और इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय करते हुए ब्यासर पांडी और वालाजा रोड के बीच पहली रेलगाड़ी चली। उत्तर भारत वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। उत्तर भारत में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर के बीच 119 मील की दूरी तक पहली रेल लाइन यहाँ पे बिछाई गई। कई बार ये पूछा जाता है, लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा कि भारत में सबसे पहली बार रेल कहाँ पे चलाई गई, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है उत्तर भारत में पहली बार रेल लाइन का विकास या पहली रेल कहाँ से कहाँ के बीच में कब चलाई गई थी, ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, रेल की बात करें तो देश में जो भारतीय रेल है ये सरकार का सबसे विशालतम उद्यम है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसी में संलग्न है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो है 68,584 किलोमीटर है, जो कि मैंने यहाँ पर रेलवे ईयरबुक 2022-23 के आंकड़ों से यहाँ पे ये आंकड़ा दिया है। भारतीय रेल को, क्योंकि यहाँ पे भारतीय रेल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए इसको 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए रेल मंडल के नाम दिए गए हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका रीजन ये है क्योंकि अक्सर में पूछा जाता है कि रेल मंडल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि मुख्यालय कहाँ है। जैसे सेंट्रल का मुख्यालय मुंबई में है, ईस्टर्न का मुख्यालय कोलकाता में है, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर में है, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर में है, नॉर्दर्न का नई दिल्ली में है, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में है, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव यानी गुवाहाटी में है, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर में है, सदर्न का चेन्नई में है, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर में है, साउथ वेस्टर्न का हुगली में है, वेस्टर्न का मुंबई चर्चगेट और वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर में है, मेट्रो रेलवे का कोलकाता में है। इसके अलावा देश का जो 18वां रेलवे जोन है ये दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। इसकी घोषणा जो है, इसके गठन की घोषणा फरवरी 2019 में की गई थी, तो ये 18वां रेलवे जोन होगा। देखिए, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। सबसे पहले बड़ी लाइन, यानी आप लोग जानते हैं कि रेल की पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसके आधार पर यहाँ पर बनाई गई है कितने प्रकार की होती है, जिसको ब्रॉड गेज या फिर बड़ी लाइन कहा जाता है। इसमें रेल पटरियों के बीच की जो दूरी है 1.676 मीटर होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1676 mm या 1.676 मीटर इसके बीच की चौड़ाई होती है। और ब्रॉड गेज लाइन की हमारे यहाँ पर कुल लंबाई जो है 65,970 किलोमीटर थी। यहाँ पर मैंने 2022-23 के आंकड़े दिए हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी मीटर गेज। इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और इसकी कुल लंबाई हमारे भारत में अभी जो है वर्तमान में 1345 किलोमीटर थी। छोटी लाइन की बात करें तो इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। और हमारे यहाँ पर जो नैरो लाइन है ये खास करके जो पर्वतीय इलाके हैं वहीं तक सीमित है। इसकी कुल लंबाई वर्तमान में 1262 किलोमीटर हमारे यहाँ पर अभी है। भारतीय रेलवे ने अपना जो सफर स्टार्ट किया था वो भाप के इंजन से स्टार्ट किया था। भाप के इंजन से डीजल इंजन पर आए, डीजल इंजन से आपके इलेक्ट्रिक लाइनों का विकास हुआ। धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजना लाई गई जिन पर केवल मालगाड़ियाँ चलती हैं। तो हमारे यहाँ रेलवे ने रोज नए नए आयाम अचीव किए हैं। हर दिन रेलवे अपने आप को अपडेट कर रहा है। अब वर्तमान में आप देखते हो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, अन्य प्रकार की ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो का विकास हुआ शहरों के लिए। तो कई प्रकार की हमारे यहाँ रेलवे ने सुविधाएं की। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट माना जाता है वो माना जाता है कॉन्कॉर्ड रेलवे। तो कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना की स्टार्टिंग है ये मार्च 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था और वर्ष 1998 में ये कंप्लीट हुआ था। कॉन्कॉर्ड रेलवे जो है ये 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और ये महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। ये रेल मार्ग जो है 146 नदियों और धाराओं और 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। देखिए, इसी मार्ग पर रत्नागिरी के पास 6.5 किलोमीटर लंबी कार्बोडे नामक सुरंग का निर्माण किया गया है, जो कि कॉन्कॉर्ड रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कार्बोडे सुरंग कहाँ पड़ती है। ये कॉन्कॉर्ड रेलवे पर लाइन पर पड़ती है। कॉन्कॉर्ड रेलवे की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। इसके बाद फिर कर्नाटक और गोवा का स्थान आता है। स्थल परिवहन की तीसरी विधा है आपकी तेल एवं गैस पाइपलाइन। जैसा कि हमने बताया था कि पाइपलाइनों के जरिए पाइपलाइनें जो है गैसों और तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक जो परिवहन होता है उसके लिए अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम परिवहन प्रणाली है। इसके द्वारा जो ठोस पदार्थ हैं इनको भी घोल या फिर गारे के रूप में बदलकर प्रवाहित किया जा सकता है। भारत में पाइपलाइन परिवहन की जो स्टार्टिंग है 1956 में डिगबोई से लेकर तिनसुकिया के बीच में हुई थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन 1959 में
स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है, यानी ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसका काम क्या है? कच्चे तेल के और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करना, उत्पादन करना और इसका परिवहन करना। तो इसने जो है सबसे पहली बार एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देशपारी पाइपलाइन असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण इसने किया था, और इसे जो है 1966 में और आगे तक कानपुर तक विस्तारित किया गया। आपने गेल के बारे में सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और उसके आर्थिक उपयोग के लिए, उसका विपणन करने के लिए की गई थी। यानी गेल की स्थापना जो है प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, इसके प्रसंस्करण के लिए, इसके आर्थिक उपयोग के लिए या विपणन के लिए, बाजार तक बेचने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो गेल के द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, इसने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत में जो विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक पर्सन है, उनसे इसने जोड़ा है। तो यहां पर दोनों पाइपलाइनों के बारे में बताया गया है कि एक का निर्माण OIL ने किया है, IOL ने किया है, दूसरे का निर्माण गेल ने किया है। इसके अलावा हाल ही में 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन जो है गुजरात के सलाया से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक बनाई गई है। गुजरात से पंजाब वाया मथुरा कच्चे तेल की आपूर्ति से की जाती है। अब आपका आ जाता है जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और भारी और स्थूल, मतलब काफी जो बड़े सामग्री है, काफी बड़े पदार्थ हैं, इनके परिवहन की सर्वाधिक उपयुक्त है। जल परिवहन जो है सड़क परिवहन से भी ज्यादा पुराना है। यानी जो हमारा आदिमानव था वो जल परिवहन के जरिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करता था, क्योंकि उस समय सड़कें वगैरह तो बनाई नहीं जा सकती थी, उतना उनके पास ना तो तकनीक थी, ना ही इतना ज्ञान था कि सड़कें बनाएं। तो वो लोग जल परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, उनका इस्तेमाल करते थे। वर्तमान में भी हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जितना भी व्यापार होता है, उस व्यापार का एक बड़ा भाग जल परिवहन के जरिए ही होता है। यह जो है ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन जो दो प्रकार का होता है, एक तो है अंतःस्थलीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय का मतलब यह देश के भीतर जो नदियां, नहरें, पश्च जल जैसे बैक वाटर रिसोर्सेस हैं जो आपके, या सकरी खाड़ियां हैं, उनमें जो जल परिवहन होता है तो वो अंतःस्थलीय जलमार्ग में आ जाता है। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। यहां पर देखिए, मैंने आपके लेटेस्ट आंकड़े रखे हैं। वर्तमान में 3700 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य हैं, जिनमें से मात्र 2000 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग हो सका है। इसी प्रकार 4300 किलोमीटर नौकायन योग्य नहरों में से मात्र 900 किलोमीटर जलमार्ग यंत्रीकृत जलयानों के द्वारा नौकायन योग्य है। यहाँ पर सभी मैंने जो डेटा दिया है, लेटेस्ट डेटा दिया है। आपकी किताब में तो पुराना डेटा है, फिर भी मैंने यहाँ पर लेटेस्ट डेटा दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और नियमन के लिए 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में की गई थी। अंतःस्थलीय जलमार्ग क्षेत्र के विकास हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में वर्तमान में कार्यरत 5 राष्ट्रीय जलमार्ग सहित इसमें 111 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखिए, 5 जो आपके राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके नाम दिए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या नेशनल वाटरवेज 1, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तार है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो है भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में डिवाइड है, हल्दिया से फरक्का तक, फरक्का से पटना तक और पटना से इलाहाबाद तक। सेकेंड जो है आपका जो है नेशनल वाटरवे 2, ये सदिया से धुबरी तक है, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बताया गया कि यह ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायन योग्य है, जिसका भारत और बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। फिर आपका नेशनल वाटरवे 3 है, ये कोट्टापुरम से कोलम तक विस्तार है, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर के साथ चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरें भी इसमें शामिल हैं। फिर है नेशनल वाटरवे 4, ये काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है, इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। फिर आपका नेशनल वाटरवेज 5, ये मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है, इसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने जो किताब वाला आंकड़ा है आपके सामने रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों ने जो केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है, इसको बल्लम कल्ली कहा जाता है, जो कि एक बैक वाटर में आयोजित की जाती है, यानी पुन्नमदा जो झील है उसमें आयोजित की जाती है, जो कि एक पश्च जल झील है, उसमें आयोजित की जाती है।
अब इसमें आपने अंतरस्थलीय मार्ग तो देख लिए, अब है आपके महासागरीय मार्ग। आप लोग जानते हैं कि भारत के पास एक लंबी तटरेखा है। भारत के द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। हमने तटरेखा की लंबाई आपको 7,516 बताई थी, और पहले जो आपने ज्योग्राफी की किताबें पढ़ी एनसीईआरटी वाली, वहां पर भी यही लंबाई लिखी हुई है। हालांकि ये लंबाई जो दशमलव में है 7,516 दशमलव कुछ करके है, तो कई बार यहाँ पे लगभग में 7,517 लिख दिया जाता है, जो कि गलत नहीं है, ये भी सही है। भारत में 12 प्रमुख और 200 गौड़ पत्तन जो हैं, इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत में अगर भार के अनुसार देखें तो भार के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार लगभग 70% विदेशी व्यापार जो है महासागरीय मार्गों के द्वारा होता है। यानी अगर भार के अनुसार देखें तो भार के अनुसार हमारे यहाँ जितने भार का जो व्यापार होता है उसका 95% महासागरीय मार्ग के जरिए होता है, और मूल्य के अनुसार देखें तो 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों के जरिए होता है। इसके बाद है वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। तीव्रतम होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। वायु परिवहन ने दुर्गम स्थानों तक पहुंचने में भी सुविधा प्रदान की है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। यानी हमारे यहाँ पर सबसे पहले वायु परिवहन का आरंभ जो है 1911 में इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में एक डाक सेवा को भेजने के लिए किया गया था। 1947 में वायु परिवहन सेवा मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों, जिसमें कि इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डक्कन एयरवेज के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और 2 नए निगम, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया है। वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया था। भारतीय वायु प्राधिकरण, जिसको एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात और वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी हमारे यहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या फिर आसमान में वायुयानों के परिचालन के लिए, उनके नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। यही इसकी जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है, और उत्तर पूर्व सेक्टर में ये व्यापक रूप से पर्यटकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पवन हंस लिमिटेड है, ये मुख्यतः आपके जो पेट्रोलियम सेक्टर हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं अपनी प्रोवाइड कराता है। उड़ान योजना के बारे में बात की गई है। उड़ान की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि उड़ान देश के आम नागरिक, जिसको उड़ान कहा जाता है, इसको 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य यही है कि लोगों को, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो आम आदमी है, चप्पल पहनने वाला आदमी है, वो भी अब एरोप्लेन में सफर कर सकता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना लाई गई है। आम नागरिक के उड़ान को किफायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान की कल्पना की गई थी। योजना का मुख्य विचार सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से एयरलाइनों को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने की प्रोत्साहित करना है। यानी इसका उद्देश्य यह है कि जो क्षेत्रीय उड़ानें हैं उनको संचालित किया जा सके, और जो आम आदमी है वो भी वायुयान को एफोर्ड कर सके, वायुयान में वो भी बैठ सके। क्योंकि अब तक तो केवल ये माना जाता है कि जिसके पास पैसा है वही वायुयान को एफोर्ड कर सकता है, वही वायुयान का टिकट ले सकता है। तो यहाँ पर आम आदमी का सपना पूरा करने के लिए और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी। अब बात करते हैं संचार जाल की। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आरंभ में संचार के जो साधन थे वो परिवहन के साधन होते थे, परिवहन पर ही डिपेंड थे। आरंभ में जो हमारा आदिमानव था वो आग लगाकर है या फिर पेड़ों के जरिए कोई ना कोई अपना साइन बनाकर इस तरह से संचार कायम करता था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे समय आगे बढ़ा है, वैसे वैसे संचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ है। तो डाकघर, तार, टेलीग्राम जिसको कहा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष और उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत ज़्यादा त्वरित और आसान बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर जो संचार के साधन है उनको डिवाइड किया गया है मापदंड और गुणवत्ता के आधार पर। जो संचार के साधन है उनको 2 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है वैयक्तिक संचार तंत्र, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, जो कि पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम माने जाते हैं। इसमें पत्र आदि आ जाते हैं, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, फैक्स है, ईमेल है, इंटरनेट, ये सब क्या है? वैयक्तिक संचार तंत्र है। देखिए, टेलीग्राम ये आपका जो आजकल जो टेलीग्राम ऐप चल रहा है वो टेलीग्राम नहीं है। पहले के समय में जो तार के जरिए मैसेज भेजे जाते थे, 3 या 4 अक्षर के मैसेज भेजे जाते थे तार के जरिए, वो टेलीग्राम की बात हो रही है। जो अभी आप मॉडर्न टेलीग्राम देख रहे हैं,
जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, अपने मोबाइल में चलाते हैं, उस टेलीग्राम की बात नहीं हो रही है। पहले के समय में जो तार का साधन था जिसको टेलीग्राम कहते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड है जनसंचार तंत्र। जनसंचार का मतलब क्या है कि जो कि जनता के एक बड़े हिस्से को संदेश देते हैं, जनता के एक बड़े हिस्से को कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें साधनों को जनसंचार तंत्र के साधन कहा जाता है। तो इसमें आ जाता है रेडियो, आ जाता है। भारत में रेडियो का जो प्रसारण है सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट किया गया था और अल्पकाल में इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली। ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी आज़ादी की भूमिका में रेडियो प्रसारण की भी एक अहम भूमिका रही। लोगों को जगाने में, लोगों के अंदर चेतना लाने में रेडियो ने एक अहम रोल निभाया। सरकार ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि यहाँ पर सरकार ने 1930 में इसको अपने अंडर में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाकर यहाँ पर इसको अपने अंडर में ले लिया। 1936 में से ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया और 1957 में से आकाशवाणी में बदल दिया गया। यानी 1936 में इसका नाम जो था ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, लेकिन 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। सेकंड है आपका टेलीविजन। देखिए, प्रारंभिक दौर में जो टेलीविजन सेवाएं थी वो हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित थी, यानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित थी, जहां पर इसे 1959 में आरंभ किया गया था। 1972 के बाद देश में कई अन्य केंद्र इसके चालू हुए। सन 1976 में टीवी को जो है ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया है और इसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई है। देखिए, पहले क्या था, पहले टेलीविजन का जो प्रसारण था वो रेडियो सेंटर्स पर ही वहीं पर ऑफिस बनाकर वहीं पर इनका पूरा सेटअप लगाकर वहीं से प्रसारण होता था। लेकिन बाद के समय में जो टीवी नेटवर्क है इसको रेडियो नेटवर्क से अलग कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ सैटेलाइट बताए गए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर दूरदर्शन के प्रसार में भूमिका निभाई। तो यहाँ पर है इनसैट 1A। तो इसके चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। यहां पर संचार का तीसरा साधन है उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए, उपग्रह जो है संचार की स्वयं एक विधा है, यानी उपग्रह के जरिए हम लोग टेलीविजन, रेडियो नेटवर्क या फिर मोबाइल नेटवर्क को संचालित कर पाते हैं और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। भारत की जो उपग्रह प्रणाली है इसको समाकृति और उद्देश्यों के आधार पर 2 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें एक तो है इनसैट, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों और विभिन्न अन्य आंकड़ों के और कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। सेकंड है यहाँ पर IRS, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ये जो उपग्रह प्रणाली है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो मार्च 1988 में रूस के वेगानूर से IRS 1A इसके प्रक्षेपण के साथ इसका आरंभ हो गया था। भारत में हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये सैटेलाइट के आंकड़ों के अधिग्रहण प्रक्षेपण की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।